मित्रों, आज 11 अक्टूबर है और आज के दिन इस देश में दो ऐसी महान विभूतियों का जन्म हुआ जिनको भारत रत्न मिला। एक को लोकनायक के नाम से याद किया गया तो दूसरे को राजऋषि के नाम से लोग जाने। ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख का आज जन्मदिन है। उनको कोटिशः प्रणाम। मित्रों, अब नई पीढ़ी के मित्रों को मैं इनकी याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में भारत को आज विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। और आज यहां का लोकतंत्र अगर सब जगह सर्वमान्य है और निरंतर अगर ठीक गति से चल रहा है, तो इन दो महान विभूतियों की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि देश की आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस का राज रहा और लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उनके देहावसान के बाद इस देश में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी और एक का नेतृत्व इंदिरा गांधी जी के हाथों में आया। और इंदिरा जी ने जिस प्रकार से कुशलता के साथ देश को चलाया और विश्वास जीता, 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना, बांग्लादेश का उदय हुआ। उसके बाद से तो इंदिरा जी की साख पड़ गई। इंदिरा जी को लोगों ने आयरन लेडी के नाम से जाना और इंदिरा जी उस आयरन लेडी का लोगों ने जो सम्मान दिया, उसके कारण से चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत करके आई। उनके सुपुत्र संजय गांधी भी पढ़ करके विदेश से आए और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। और राजनीति करते करते वो कुछ व्यवसाय भी करना चाहते थे। उन्होंने हरियाणा में मारुति फैक्ट्री लगाई। मारुति कार की फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीनों को जिस प्रकार से लिया गया, वहां असंतोष फैला और इन लोगों की कारगुजारियां धीरे धीरे जिस प्रकार से देश में बढ़ी, तो देश में महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगी। भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया और इन सब बातों का देश के 3 प्रदेशों में इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। यानी गुजरात में मोरारजी देसाई थे, तो इधर बिहार में जेपी और जेपी जी के नेतृत्व में अनेकों समाजवादी नेता। तो मुंबई में जॉर्ज फर्नांडिस मजदूरों के नेता थे और रेल यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर के वहां भी विद्रोह की स्थिति थी। और देश की आर्थिक हालत जिस प्रकार की हो गई थी कि इंदिरा जी ने उस समय नारा दिया था, गरीबी हटाओ। कहती थी इंदिरा जी कि लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं कि गरीबी हटाओ। उस नारे को जनता ने विश्वास किया और जनता ने इंदिरा जी को पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन इंदिरा जी ने क्या देश को किस प्रकार से संभाला कि महंगाई बढ़ती गई। यानी उस समय लोग कहते थे कि 20% तक महंगाई बढ़ गई थी और देश में हाहाकार था। कोटा परमिट राज था, यानी आपको छोटा सा अपना घर का मरम्मत भी कराना पड़ता था तो सफाई ऑफिस जाना पड़ता था कि हमको 25 बोरी सीमेंट चाहिए। लड़की की शादी के लिए जाना पड़ता था कि हमको इतने 40 किलो चीनी की परमिट मिल जाए, मिट्टी तेल की। यानी लोग कोटा परमिट राज से त्रस्त हो गए थे। लोगों के मन में लगता था कि आखिर यह देश आगे बढ़ने के बजाय अराजकता के गर्त में जा रहा है, भ्रष्टाचार के उसमें जा रहा है। गुजरात में वहां चिमन भाई पटेल का शासन था और भ्रष्टाचार लगता था लोगों को कि कहां तक जाएगा। मित्रों, सही में वहां के छात्र नौजवानों ने, कहा जाता है कि मेज पे जली हुई रोटियों के कारण से आंदोलन किया, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में वहां का भ्रष्टाचार था।
और वहां पर नवनिर्माण का एक आंदोलन खड़ा हुआ। वहां के नौजवानों ने तय किया कि इस प्रदेश को सुधारना है और नवनिर्माण का मोरार जी के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा हो गया। वहां के नौजवान निकल पड़े। तो इधर मुंबई में भी रेल यूनियनों के द्वारा जो मांगे थी वह तेजी पकड़ रही थी। तीसरी तरफ बिहार, जो लोकतंत्र की पहले गणराज्य की जिसकी बात होती है, लिच्छवी गणराज्य की, जहां से लोकतंत्र फला फूला, विश्व का पहला लोकतंत्र, ऐसे रुझान वाले प्रांत में वहां भी भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर था। और जेपी का जब सह मिला तो वहां के नौजवानों ने छात्र संघर्ष समिति बना करके और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश जी ने। यह आंदोलन निकल पड़ा, चल पड़ा। लेकिन मित्रों, इंदिरा जी को यह अच्छा नहीं लगा और 71 का जब चुनाव हुआ था तो इंदिरा जी के खिलाफ इसी रायबरेली में राजनारायण जी चुनाव लड़े थे। राजनारायण जी चुनाव तो 1 लाख वोटों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने एक हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया था और उस पिटीशन पर भी निर्णय आने वाला था। निर्णय आया भी, इंदिरा जी को कदाचार में उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। 12 जून 1974 का वह दिन इंदिरा जी के लिए काफी कष्टकारक था, क्योंकि उनके किचन कैबिनेट के जो पीएमओ के एक उनके खास सहयोगी थे, उनका निधन हो गया। दूसरी तरफ यह निर्णय आ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दबाव बढ़ने लगा नेतृत्व परिवर्तन का भी चौतरफा। लेकिन इंदिरा जी, तुलसीदास जी कहते थे ना कि सत्ता पाहि काहि मद नाही, वह जो बहुमत मिला था उसके मद में। और उनके बेटे संजय जी ने जिस प्रकार से इस देश की राजनीति को चलाना चाहा, उस राजनीति को उन्होंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। वह सोचते थे कि हम ही सब कुछ हैं। यानी बड़े कांग्रेसी नेता उनसे काफी दुखी थे। और ऐसे में इंदिरा जी के दबाव में आकर के फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1974 की रात में यह घोषणा हुई कि देश में आपातकाल लगाया गया, यानी हाहाकार मच गया। रात में पूरे देश भर के नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। उत्तर प्रदेश में भी सभी दलों के, विपक्षी दलों के हजारों नेता जेल में कैद हो गए। प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी आप बोल नहीं सकते हैं। आपकी जुबान पर ताला लगा दिए गए, आपको जेलों में डाल दिया गया यहाँ के नेताओं को। अजीब प्रकार की एक स्थिति उत्पन्न हो गई, भयावह स्थिति। और ऐसे समय में आप उसके पहले भी जो जेपी जी के नेतृत्व में पटना के गांधी मैदान में जो आवाहन हुआ और किस प्रकार से लोग वहां पहुंचे, आप समझिए कि लोग बताने वाले ऐसे बताते हैं कि लोगों के मन में पहुंचने की कैसी थी कि चारों तरफ घेरेबंदी के बाद पटना के गांधी मैदान को आप देख रहे हैं। लोगों ने योजनाबद्ध पूर्वक से शव यात्रा निकाला और एक एक शव के साथ 100-100, 200 लोग। और जब वह शव यात्रा एक साथ गांधी मैदान में पहुंचती तो सब मुर्दे उठ खड़े हुए और भारत माता की जय, इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो का नारा लगने लगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह उद्घोष गूंजने लगा। और ऐसे इस आंदोलन के जो सेनानी थे, महारथी थे, उसमें जयप्रकाश जी के साथ उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे नानाजी देशमुख थे। और नानाजी देशमुख ने इस आंदोलन में जेपी जी के साथ कितने निकट के संबंध उनके रहे कि जब जेपी पर लाठियां चलने लगी, नानाजी ने अपने हाथों पर उन लाठियों को रोका था, उनका हाथ टूट गया था। और दोनों की वह मित्रता और दोनों का राजनीति में जिस प्रकार से ऋषि पूर्वक मुनि चलाते थे इस देश और समाज को, वैसे राज ऋषि के रूप में उन्होंने लोगों ने राजनीति किया, कभी पद के पीछे नहीं भागे। नानाजी 60 वर्ष की आयु के बाद कहे कि हम समग्र ग्राम विकास का काम करेंगे। वह कहते थे कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता हूं।
यह पूरा समाज अपना है और इनके दुख दर्द को मैं भूल नहीं सकता। लोग कहते थे नाना जी अपनों के लिए जीते हैं, वो कहते थे हाँ मैं अपनों के लिए जीता हूं, और वो सुधैव कुटुंबकम की उनकी भावना थी। यहां गोंडा के जयप्रभा ग्राम में जयप्रकाश और प्रभावती जी के नाम से उस गांव का नाम भी रख दिया उन्होंने, जयप्रभा ग्राम। और इस प्रकल्प के बाद उन्होंने जो चित्रकूट में प्रकल्प शुरू किया समग्र ग्राम विकास का, वहां के आसपास के 100 ऐसे गांव आवाहन किया नौजवानों को, पति पत्नी साथ में आवे और एक एक गांव गोद लेकर के इसके विकास का काम करे। दिखता है, कभी देखने के लिए जाइए। आखिर राजनेता किस प्रकार से राजऋषि होता है। हम सब राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने नैतिकता का पालन किया, मूल्य आधारित राजनीति का पालन किया और समाज में जिस प्रकार से समाज बनाने की जो संकल्पना है, उस संकल्पना में राजनीति ही केवल नहीं है तो राजनीति के साथ साथ समाज नीति भी है। समाज का काम भी समाज के लोगों के सहयोग से किस प्रकार से किया जाता है, यह नाना जी ने करके दिखाया। नाना जी कहां पैदा हुए महाराष्ट्र में, लेकिन कर्मभूमि बनाया और संघ ने उनको काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में भेजा, राजनीति के क्षेत्र में भी भेजा। और किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने यहां संघ का काम किया। कहते हैं लोग गोरखपुर में प्रचारक थे तो दुकान के आगे तो बेंच लगी रहती, उस पर सो करके उन्होंने काम किया। इन लोगों की जीवनी को कभी पढ़ना चाहिए, कैसे जयप्रकाश जी ने जीवन जिया, कैसे संघर्ष किया। और कभी मन भटकता है, लगता है कि जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने की बात की थी, समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात की थी। और उस समय के राजनीति करने वाले लोग निकले हुए कैसे हुए, ये कभी कभी प्रश्न खड़ा लोग करते हैं कि जयपुर मूवमेंट से निकले हुए लोग, लालू जी तो हैं, लालू जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे संघर्ष समिति के, आज जेल में है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी निकले, लाल गुनी चौबे जी साथ थे, पासवान जी साथ थे, अनेकों हजारों हजार नौजवान साथ थे। जो चेहरे दिखते हैं वो दिखते हैं केवल, नहीं तो उस आंदोलन में बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पूरा उत्तर भारत उस समय जल रहा था। और इंदिरा जी का तानाशाही रवैया किस प्रकार का था। यानी उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानी बताते हैं कि जेलों के अंदर उनको ठूस दिया गया था और उनसे कुछ बातें उगलवाने के लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, उनके अंगुलियों के नाखून खींच लिए जाते थे, यानी यातनाएं दी जाती थी। जेलों में उनको मूत्र पिलाया गया, ऐसी भी बातें आई सामने। यानी लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने किस किस प्रकार के षड्यंत्र किए और यह देश उसके खिलाफ लड़ा। जितने लोग जेलों में नहीं थे उसके कई गुना बाल, वृद्ध, अबाल सब उस आंदोलन में छुप छुप करके कैसे घरों घरों में पर्चे पहुंचाए जाते थे, बातें पहुंचाई जाती थी। लोगों को लगता था कि यह इमरजेंसी हटेगी कि नहीं, यह कुराज कब जाएगा। और यह सब चीजें होते होते इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोगों में लोकनायक जयप्रकाश जी और नानाजी देशमुख रहे। एक समाजवादी थे, दूसरे राष्ट्रीय विचारधारा के थे, लेकिन दोनों की आपस में समाज नीति के बारे में एक राय थी, समर्पण था। और जिस प्रकार से उन्होंने एक एक व्यक्ति को खड़ा किया, एक एक कार्यकर्ता की जिस प्रकार से चिंता करते थे, सबको जोड़ा, परिवारों को जोड़ा। इस नाते से इमरजेंसी काल में लोगों ने अपने घरों में ऐसे कार्यकर्ताओं को रखा, उनके भोजन पानी की चिंता किया। जेल में जो लोग चले गए थे उनके परिवारों की चिंता किया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस ने किस प्रकार से अत्याचार किया था उस समय और कैसे यह लोकतंत्र बचा। और इंदिरा जी इस्तीफा दी, देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई, जनता पार्टी एक बनी और जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से शासन में आई। लेकिन नेताओं की आपसी समझ न होने के कारण से, टूट फूट के कारण से जनता पार्टी का भी विघटन हुआ और एक नए दल भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, जो मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए, जो राष्ट्रीयता के लिए समर्पित है। और ऐसा दल आज शासन कर रहा है।
और ऐसे महान विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया लोगों ने। आज इनकी जयंती है और हमारा आग्रह है कि इन लोगों ने जो नवनिर्माण की संकल्पना की थी, जो समग्र क्रांति की बात किया था, उसमें भारत कैसा होगा, तो आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, और ऐसे भारत बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख ने जिस प्रकार से अपने को समर्पित किया, उनके जीवन को एक बार निश्चित रूप से इस पीढ़ी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और भारत के पुनर्निर्माण में, भारत के नवनिर्माण में, भारत के आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान में हम सबको अपना योगदान किस प्रकार से हो इसका विचार करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी को कहते हैं नौजवानी। और आज देश को आवश्यकता है देश के नौजवानों की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है और यह भारत निरंतर विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। आइए हम सब मिलकर के भारत के नवनिर्माण की संकल्पना को साकार करें। जय हिंद, जय भारत।